Hello students, I am Dr.Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In this series of great personalities, today we are going to discuss about Akio Morita, a Japanese businessman and co-founder of Sony along with Masaru Ibuka. गैजेट गुरु के नाम से जिन्हें दुनिया जानती है, जापान में जन्मे और अमेरिका में बसे एक ऐसे ही कामयाब बिजनेसमैन की कहानी है अकियो मोरिता। नज़र नज़र से गुजरना कमाल होता है, हर नज़र से गुजरना कमाल होता है। बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति को जानने का प्रयास करेंगे कि जो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ मंजिल पर पहुंचे नहीं बल्कि मंजिल पर ठहरे भी। अकियो मोरिता की कहानी प्रेरित करेगी हमें नए सपने देखने के लिए, कामयाबी के नए मुकाम हासिल करने के लिए। क्या सपने सच होते हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि सपने सच नहीं होते हैं, पर सपने सच होते हैं अगर सही तरीके से देखे जाए तो। क्या हम अकियो मोरिता जैसे बनने का प्रयास कर सकते हैं? कौन कौन सी कठिनाइयों से अकियो मोरिता को गुजरना पड़ा और किस प्रकार से मसारू इबुका के साथ में मिलकर उन्होंने सोनी के इतने बड़े ब्रांड को खड़ा किया। ऐसे ही एक कामयाब कहानी व्यक्ति की कहानी अकियो मोरिता एक ग्रेट पर्सनालिटी की सीरीज में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। अकियो मोरिता born in 1921 and departed from this world in 1999, was a Japanese businessman and entrepreneur who co-founded the international conglomerate Sony. अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की सोनी कंपनी को, जिसे हम मल्टीनेशनल कंपनी कहेंगे, उस कंपनी की स्थापना के पीछे एक जापानीज बिजनेसमैन अकियो मोरिता का सबसे बड़ा हाथ रहा है। टाइम मैगजीन एंड इकोनॉमिक्स labeled him the gadget guru of our generation, and he was considered by many as being responsible for ushering the Japanese manufacturing industry onto the global stage. जापान की इंडस्ट्रीज को अंतर्राष्ट्रीय दर्जे पर ले जाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो अकियो मोरिता को जाता है। He was born on 26 January 1921 in the village of Kasuga, Japan. At the time, his family was involved in sake brewing and producing miso, which is called a traditional Japanese seasoning produced by fermenting soybeans with salt and koji and soya sauce. एक ऐसे परिवार में अकियो मोरिता का जन्म होता है जो सेक ब्रूइंग के बिजनेस में, मिसो के बिजनेस में और सोया सॉस के बिजनेस में पहले से इन्वॉल्व है। तो बिजनेस को अकियो ने बचपन से देखा है। इट वॉज अ फैमिली बिजनेस that had been passed down from generation to generation for nearly 300 years. एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को तकरीबन 300 सालों से व्यवसाय की यह परंपरा को बहाल किया था, निभाया था, from 1665. Because of this, Morita's childhood was split between his studies and his lessons. इसलिए बचपने से ही एक पढ़ाई की तरफ रुझान और दूसरा बिजनेस की तरफ, ऐसे दो नावों पर अकियो मोरिता सफर करते रहे। His lessons with his father, where he learned his ins and outs of the family business and other basic economic concepts. अर्थशास्त्र की बहुत सारी कल्पनाओं को, संकल्पनाओं को अकियो मोरिता बचपन में ही पिता से सुनते आए हैं। 3 पीढ़ियों ने ये सब बिजनेस घर में देखा है। At school, he excelled in mathematics and physics, and after graduating from high school, he went on to pursue a degree in physics from Osaka Imperial University. स्कूल में बहुत होनहार स्टूडेंट थे मोरिता, और अकियो मोरिता ने ग्रेजुएशन के लिए बाद में फिर ओसाका इंपीरियल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया और फिजिक्स में वो अपनी डिग्री हासिल करने के लिए जापान के इस इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जारी की।
By this time, he had picked up the tone of his family business so well that he had become an expert at monitoring the sick brewing process. एक प्रकार का अल्कोहल बनाने की फैमिली बिजनेस को उन्होंने बहुत बारीकी से देखा और इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ द सेक एंड इवन मैनेजिंग द वर्कर्स। फिर सेक की क्वालिटी को देखना और वर्कर्स को संभालना, ये जो सब एमबीए में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ये सारे गुण उनको परिवार में ही सीखने को और समझने को मिले। After his undergraduate studies in 1944, Morita enrolled in the Navy and was commissioned as a lieutenant in the Imperial Japanese Navy. फिर 1944 का वो दौर आया जब मोरिता ने अपने आप को नेवी में कमीशन किया एज अ लेफ्टिनेंट और इंपीरियल जापानीज नेवी में उन्होंने काम करना शुरू किया। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर मिलिट्री एजुकेशन स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होता है देश की सेवा करने के लिए। One of his responsibilities at the time included serving on the Navy's Wartime Research Committee. इस दौरान जब 1944 में उन्होंने इंपीरियल नेवी को ज्वाइन किया जापान के, तो वहां पर नेवीज के वॉर टाइम रिसर्च कमेटी के वो सदस्य बन गए थे। एक जिम्मेदारी थी एंड इट वाज ऑन हिज कमिटी दैट ही मेड मसारू इबुका अ पर्सन हु वुड हैव द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन हिज लाइफ। और यही एक दौर था, एक ऐसे व्यक्ति से अकियो मोरिता की मुलाकात हुई जिन्होंने उम्र भर अपने प्रभाव को, अपनी छाप को मोरिता पर छोड़ा था। उनका नाम था मसारा इबुका। As World War II came to an end, Morita took up a position at the Tokyo Institute of Technology. दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मोरिता ने अपनी जिम्मेदारी को संभाला। जापान से कौन जानता है विश्व युद्ध की त्रासदी को। नागासाकी और हिरोशिमा में जब बम गिराए गए थे तो जापान अपने आप में बेचिराग हो चुका था, और ऐसे राख के ढेर से किसी फिनिक्स की तरह जापान किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे आया, ये इतिहास सारी दुनिया के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाला है। In 1946, Ibuka was interested in opening a research lab. Morita, when he heard of this, contacted Ibuka and the two discussed the potential features. 1940 के दौर में जब मसारा इबुका एक लैब शुरू करना चाहते थे तो अकियो मोरिता ने उनसे कांटेक्ट किया, डिस्कस किया और भविष्य के जो अलग अलग पोटेंशियल्स थे उसके बारे में भी उन्होंने इस बात के ऊपर डिस्कस किया। They agreed to form a partnership in 1946, co-founded the company Tokyo Shoshin Kogyo Kabushiki Kaisa, और in English Tokyo Telecommunications Engineering Corporation। और फिर एक जापानीज कंपनी की शुरुआत हुई। दोनों ने मिलकर, मसारा और अकिको दोनों ने टोक्यो टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की फिर स्थापना की। This was a surprise for Morita's family, who had till then anticipated Morita taking over the family business. ऐसा घर के परिवार को, सदस्यों को लग रहा था कि अकियो घर के बिजनेस को ही संभालेंगे। उनके लिए भी ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि उन्होंने अपनी खुद की अलग कंपनी स्थापित कर ली। एंड वो घर के सबसे बड़े बेटे थे तो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो घर का बिजनेस संभालेंगे। However, they agreed to support him and invested in 67 Indian rupees। 1 in का मतलब होता है 67 रुपीस, और ऐसे 1,90,000 एन उन्होंने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया उस समय इन द कंपनी, मेकिंग देम द कंपनीज लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स। 1,90,000 येन की तुलना, जो एक येन होता है वो आज की तारीख में 67 रुपये के बराबर होता है, तो 1,90,000 येन का इन्वेस्टमेंट शुरुआती दौर में उन्होंने इस कंपनी में किया और लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए इस कंपनी के। द कंपनी वॉज सेट अप ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन जापान वॉज रिकवरिंग फ्रॉम वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये वही दौर था 1940 के बाद वाला कि जापान दूसरे विश्व युद्ध की त्रासदी से उभरने की कोशिश कर रहा था। In fact, the company's base of operation was within department store that had been shelled during the bombing in the war। और ऐसे ऑफिस में शुरुआत हुई कि अमेरिका ने जो बम गिराए थे जापान के ऊपर, इसमें तहस नहस हुए एक ऑफिस में ही उनके बिजनेस की शुरुआत हुई।
It was a humble beginning, एक छोटी सी शुरुआत, and their total capital amounted to $350 and 20 employees. ज़्यादा कोई अमाउंट नहीं था, कैपिटल था सिर्फ $350, 20 एम्प्लॉयज़ काम करते थे। मोरिता वॉज 25 एट द टाइम, 25 साल की उम्र थी मोरिता की, एंड इबुका 38, और इबुका उनसे बड़े थे उम्र में, 38 साल की उम्र में और 25 साल की उम्र में। दोनों महान उद्योजकों ने इस उद्योग की शुरुआत की। Ibuka focused on engineering aspects of the company, working in product design and development. He was at heart a brilliant engineer. Ibuka ने अपने इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना दिखाया और कंपनी के जो इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट थे उनके ऊपर उन्होंने फोकस किया। मोरिता ऑन द अदर हैंड चोज टू फोकस ऑन द मार्केटिंग। एक व्यक्ति डिजाइन के ऊपर फोकस करता है, इंजीनियरिंग को फोकस करता है, तो मसारा फिर मार्केटिंग को फोकस कर रहे थे। एंड पर्सनल एंड फाइनेंसिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, देयर वेर अ लॉट ऑफ थिंग्स दे वर अनश्योर अबाउट। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनके बारे में कोई गारंटी नहीं थी, बट बोथ ऑफ देम न्यू दे वांटेड टू चेंज द ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द लाइन मेड इन जापान। मेड इन जापान इस टैगलाइन के इर्द गिर्द जो कॉन्सेप्ट, जो संभावनाएं घिर रही थी, इस संभावनाओं को बदलना, एक्सेल करना, इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर दोनों काम कर रहे थे। दे न्यू दे वांटेड टू मेक हाई क्वालिटी इनोवेटिव कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। चाइना की तुलना में जापान के प्रोडक्ट्स को अगर दुनिया ज़्यादा प्रेफर करती है तो इसके पीछे एक ट्रस्ट, एक विश्वास भी है। मेड इन जापान ये नाम ही काफ़ी हो जाता है क्वालिटी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो इस प्रकार के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के ऊपर अकियो मोरिता और इबुका मसारा दोनों फोकस करने लगे। एंड इन 1949 द कंपनी क्रिएटेड द फर्स्ट प्रोडक्ट, a magnetic recording tape. The product made with little success, though it did lead to the companies creating the first Japanese tape recorder, which they called the Type G. और कंपनी की पहली शुरुआत हुई प्रोडक्ट की 1949 में और मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप की स्थापना हुई। कौन जानता था कि ऐसे टेप से आवाज़ें आएगी, लोग आवाज़ों को सुनेंगे और टेप चलने लगेंगे। जापान ने यह करिश्मा कर दिखाया और टाइप जी नामक पहला टेप रिकॉर्डर दुनिया को दिया। अनफॉर्चुनेटली द प्रोडक्ट वॉज नॉट कंज्यूमर फ्रेंडली। अब ये जो प्रोडक्ट था ये कोई कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं था, ग्राहकों के लिए उपयुक्त नहीं हुआ साबित। बीइंग बल्की एंड अनवाइडली, ये साइज में भी बड़ा था और कंफर्टेबली हैंडल नहीं किया जा सकता था। द कंपनी रिसीव प्लेंटी ऑफ कंप्लेंट्स। कंपनी को बहुत सारी शिकायतें भी मिली इस प्रोडक्ट की, and including one complaint from Norio Onga, a person Morita would go on to employ and would later take over Morita's job. फिर एक व्यक्ति ने जिसने इस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेंट की थी, उनका नाम था नोरियो ओंगा। किसको पता था कि यही कंप्लेंट करने वाले, शिकायत करने वाले व्यक्ति फिर भविष्य में अकियो मोरिता को उन्हीं के जॉब से रिप्लेस करके कंपनी के सीईओ बनेंगे। इस बात को बहुत सीरियसली अकियो मोरिता ने लिया और फिर अकियो मोरिता ने नोरियो मोंगा को उसी कंपनी में अपनी टेकर ओवर के रूप में फिर जॉब दिया भविष्य में। तो ये एक शुरुआती दौर था जब सोनी कंपनी बड़ा ब्रांड बनने की थी, पर चमत्कारों की शुरुआत तो हो चुकी थी। इन द अर्ली 1950s मोरिता ट्रैवल टू द यूएस। फिर 1950 के दौर में मोरिता ने अमेरिका का दौरा किया। इट वॉज अ ट्रिप दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस हिज आउटलुक ऑन द बिजनेस मार्केट। बिजनेस के बहुत सारे तौर तरीकों के रूप में अमेरिका जाने के बाद में अकियो मोरिता बहुत प्रभावित हो चुके थे। ही हर्ड अबाउट बेल लैब्स इन्वेंशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। बेल लैब्स ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन के बारे में उन्होंने सुना। ही ऑल्सो विटनेस्ड अमेरिकन बिजनेसमैन्स एटीट्यूड्स टुवर्ड जॉब। नौकरियों की तरफ अमेरिकी लोगों का क्या रुझान है, वहां के बिजनेसमैन क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी मोरिता बहुत बारीकी से ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। Rather than remaining loyal to one company, American businessmen, unlike Japanese businessmen, were intent on advancing their career, jumping from one opportunity to another. एक कंपनी के साथ बंधे रहना ये अमेरिकन टेंडेंसी में नहीं आता। वो अपनी करियर के खातिर, अपने बेहतर करियर के लिए एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जंप करते रहते थे। तो इस बात को
क्यों मोरिता ने ऑब्जर्व किया कि क्या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बदलाव जरूरी है। तो ये बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस बहुत माइन्यूटली अक्यो मोरिता वहाँ देख रहे थे। ये फर्क था जापानीज और अमेरिकन कल्चर में और लाइफ में। This was something completely new to Morita, who was used to the Japanese model where businessmen exhibited loyalty and dedication to those companies that had first hired them. जिन कंपनियों ने हमें पहले काम पर रखा उन्हीं कंपनियों के साथ जिंदगी भर हमने बंधे रहना चाहिए, इस प्रकार की मानसिकता जापानीज कल्चर में दिखाई देती है। पर अमेरिकन कल्चर इससे विपरीत है। He returned to Japan and began making changes within the company. फिर अमेरिका से वापस आए, जापान की कंपनियों में वो परिवर्तन करने लगे, hiring middle-aged yet experienced and versatile managers to strengthen the core of the company। और कंपनी के भीतरी अंतर्गत मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए मध्यम उम्र के लोगों को मैनेजर्स के रूप में उन्होंने अपॉइंट करना शुरू किया। उनका अनुभव और ज्ञान उन्होंने कंपनी के लिए हासिल करना मुनासिब समझा। This encouragement to break trends was noticed and picked up by other Japanese manufacturers। कंपनी के मैनेजमेंट में ये जो परिवर्तन हो रहा था, ये जो कार्यशैली वर्किंग स्टाइल मोरितो अमेरिका से सीख कर आए थे, तो बाकी कंपनीज ने भी इसका अनुकरण किया और वो भी इसी लाइन पर चलने लगे। Who eventually copied Morita's tactics। और मोरिता के जो टैक्टिक्स थे बिजनेस के बारे में, बाकी इंडस्ट्रीज ने भी कॉपी करना शुरू कर दिया। He also pushed for the company to procure a license from Bell Labs। It was 1957 when the company's first big break arrived। 1957 का दौर आया, 44 से 57 तक तकरीबन 8-9-10 साल का अंतराल में बेल लैब्स से एक लाइसेंस के लिए उन्होंने नेगोशिएट किया और पहला ब्रेक थ्रू उनको 1957 में मिला। They created a pocket size fully transistored radio। एक पॉकेट साइज रेडियो बना। And instead of targeting the Japanese market, a market still recovering from the ravage of the World War II, focus on the American market। दूसरे विश्व युद्ध की त्रासदी से जापान उभर ही रहा था। अर्थव्यवस्था उतनी स्ट्रांग नहीं थी जापान की जितनी अमेरिका की थी, इसलिए अकियो मोरिता ने फिर जापान के मार्केट के ऊपर ध्यान न देते हुए अमेरिकन मार्केट्स को फोकस किया। एंड इट वॉज अ बोल्ड एंड अनहर्ड मूव। एक बहुत हिम्मत वाली मूव थी, ये किसी ने सुना नहीं था। एंड इट पेड ऑफ। और इसका परिणाम अच्छा हुआ। द TR-63 रेडियो बिकेम जापान्स फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल ट्रांजिस्टर रेडियो। और TR-63 ये जापान का पहला सक्सेसफुल ट्रांजिस्टर रेडियो बना। एंड इट पुट मोरिता एंड इबुकास कंपनी ऑन द ग्लोबल मैप। और इसी ट्रांजिस्टर ने, TR-63 ट्रांजिस्टर ने फिर अकियो मोरिता को और इबुका मसारा को दुनिया के नक्शे पर लाकर खड़ा कर दिया। Morita and Ibuka decided that the time was ripe for them to change the name of the company। और समय आ चुका था कि वो कंपनी को कोई अच्छा नाम दे। And it was proving to be too difficult and long-winded। They spent hours poring over dictionaries and debating the pros and cons of various names before finally setting on Sony। सोनी ये शब्द फाइनल करने से पहले बहुत सारी डिक्शनरीज को, बहुत सारे प्रोज और कॉन्स के बारे में उन्होंने सोचा कि कौन सा नाम कंपनी का रखा जाए। फिर द नेम वॉज एक्चुअली अ ब्लेंड ऑफ टू वर्ड्स। फिर उन्होंने सोनी शब्द को बनाया। ये दो शब्दों का मिलाप था। सोनस विच वॉज अ लैटिन वर्ड फॉर साउंड एंड सोनी बॉयज विच वॉज जापानीज स्लैंग फॉर बिस्किट्स। ऐसे दो अलग अलग शब्द को मिलाकर फिर सोनी का ब्रांड बना। They believed the name was apt। फिर उन्होंने विश्वास किया कि सोनी ये शब्द उनके लिए उचित है कंपनी के ब्रांड नेम के लिए। And by the end of 1950s, the American market was abuzz with the Sony's radio। और 1950 के दौर के बाद में अमेरिकन मार्केट जैसे सोनी के रेडियो से भर चुका था। एंड द कंपनी हैड गॉन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग 10,000 यूनिट्स टू 5 मिलियन यूनिट्स। 10,000 यूनिट से 5 मिलियन यूनिट्स तक सोनी का प्रोडक्शन रेडियो के क्षेत्र में बढ़ चुका था। इट वॉज एन एज ऑफ अपॉर्चुनिटी,
अलग अलग मौकों की तलाश में ये दौर गुजर रहा था एंड मोरिता डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ इट बाय एक्सपेंडिंग द कंपनी इनटू अमेरिकन टेरिटरी। और अमेरिकी प्रदेश में फिर सोनी का एक्सपेंशन शुरू हुआ। He was keen on further understanding the American consumer and market. अमेरिका के ग्राहकों को और वहां की मार्केट को समझने में फिर मोरिता ने और दिलचस्पी दिखाई। He believed there was a lot of potential there and he saw no reason why Japan and Sony couldn't tap the potential. और फिर बहुत सारे मौके उन्हें दिखाई दिए, बहुत सारे पोटेंशियल्स वहां पर दिखे और क्यों फिर मोरिता और जापान की सोनी कंपनी इन मौकों को एनकैश करे। इन 1960 मोरिता फाउंडेड द सोनी कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका। फिर 1960 के दर में फिर शनै शनै आगे बढ़ते बढ़ते मोरिता ने 1960 में फिर सोनी कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका इस कंपनी की स्थापना की। एक जापानीज बिजनेसमैन अपने बिजनेस को अपने बलबूते पर अमेरिका के मार्केट में लॉन्च करते हैं और उसे कामयाब भी करते हैं। ये कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं। During the period of time, Morita also saw to it that his employees served as perfect representatives of Sony. अकियो मोरिता ने एक बात को ऑब्जर्व किया कि उनकी कंपनी के एम्प्लॉइज परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स कंपनी के सोनी कंपनी के व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे ईमानदारी से। And every employee was given tailored clothing that had specially sized pockets that accommodated the pocket radio they had created. और फिर ऐसे ड्रेस उन्होंने बनाए, क्लोथ्स बनाए कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए कंपनी की तरफ से कि जहां पर पॉकेट साइज रेडियो उनके जेब में समा सके। एंड द आइडिया वाज दैट ऑल सोनी एम्प्लॉयज वर लाइक मोरिता। They believed in what they produced and were firm advocates of Japanese and Sony products. इसलिए जिस बात में जापानीज विश्वास करते थे उसी बात को उन्होंने बनाया और यही विश्वास सोनी ने आज तक कायम रखा है। In 1963, Morita and his family moved from Japan to America. फिर 1963 का वो दौर भी आया जब मोरिता फैमिली जापान से अमेरिका शिफ्ट होगी। इट वॉज अनदर बोल्ड एंड अनएक्सपेक्टेड मूव। ये डिसीजन भी कोई आसान डिसीजन नहीं था, स्पेशली सिंस मोरिता वॉज फ्रॉम द इंसुलर सोसाइटी, एक रिजर्व्ड ऑर्थोडॉक्स परिवार से मोरिता आते थे। जापान अपना देश छोड़कर अमेरिका में बसना उनकी कल्पना में भी नहीं था। फिर भी अकियो मोरिता ने अमेरिकन माहौल में ढलकर एक नए माइंडसेट को अपना लिया था। हाउएवर मोरिता बिलीव्ड दैट ग्लोबल सक्सेस कुड ओनली बी अकम्प्लिश्ड बाय thoroughly understanding local markets first. और मोरिता इस बात में एक सदे हुए बिजनेसमैन होने के कारण वो इस बात को अच्छे से समझ सकते थे कि ग्लोबल सक्सेस अगर आपको चाहिए तो आपको लोकल मार्केट को पहले समझना होगा। He thus made it point to understand the American consumer, और फिर अमेरिकन कंज्यूमर की नब्ज को पहली बार मोरिता ने समझा। His time spent there involved interacting with the elite and a wealthy and establishing lasting relationship that would prove to come in very handy in future. और फिर वहाँ के माहौल में मोरिता घुलते रहे, लोगों से मिलते रहे, एलिट क्लास के उच्च वर्ण के और वर्ग के लोगों के साथ उनका मेल मिलाप इस प्रकार से इंपॉर्टेंट रहा कि एक रिलेशनशिप संबंध बनते गए और उम्र भर चलने वाले संबंध बनते गए। He also sought out many America's business and political leaders. Based on what he observed and learned in America, Morita returned to Japan, determined to convince the company to focus on music. अमेरिका के इतने सारे अनुभवों को लेकर जापान में आते जाते रहते मोरिता ने फिर म्यूजिक के ऊपर कंसंट्रेट किया। द कंपनी हैड प्रोड्यूस्ड ट्रांजिस्टराइज्ड टेलीविजन बाय दिस टाइम, और यही एक दौर था इंपॉर्टेंट जब सोनी ने ट्रांजिस्टराइज टेलीविजन टीवी बनाया। बट मोरिता इंसिस्टेड विदाउट एनी मार्केटिंग सपोर्ट दैट द कंपनी नीडेड टू फोकस ऑन गेटिंग म्यूजिक टू कंज्यूमर्स। पर मार्केटिंग के अलावा अच्छे मार्केट को हासिल किए बगैर कंपनीज को आगे जाना मुश्किल था। He had observed the average American young adult and realized that America was a music obsessed culture. फिर अमेरिका ने जिस प्रकार के कल्चर को अपनाया था उसको भी मोरिता ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ के यंग पीपल जो है, जवान पीढ़ी जो है, वो म्यूजिक के प्रति बहुत ऑब्सेस्ड है। एंड डिस्पाइट हिज कलीग्स रिजर्वेशन
Morita pushed for Sony to produce a personal consumer electronic product that brought the music to the people. फिर कंपनी ने भले ही मसारा का इस बात में विरोध था, पर फिर भी उन्होंने म्यूजिक का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाया और जो लोगों को, अमेरिकन लोगों को बहुत आकर्षित करने वाला था. इट वॉज अ डिसीजन दैट लेड सोनी बिकमिंग अ हाउस होल्ड नेम. और यही दौर था म्यूजिक गैजेट के अलग इंडस्ट्री में प्रवेश करने के बाद में सोनी फिर हर घर में जाना पहचाना नाम बन गया. Sony's first portable music player was called Sony Walkman. और फिर दुनिया का एक सबसे बेहतरीन ट्रांजिस्टर गैजेट सोनी ने मार्केट में लाया वॉकमैन के नाम से. एंड द वॉकमैन वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर. और इतना पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर सोनी बनाने में कामयाब हुई. इट डिफाइंड मोरिता's and Ibuka's partnership, the term of innovation and making Japan a global player in the manufacturing and consumer product industry. कंज्यूमर की दृष्टि से, ग्राहकों की दृष्टि से चीज़ों को देखना, उनको भापना और नए प्रोडक्ट चमत्कार के रूप में बनाना मोरिता ने शायद अमेरिकन कल्चर की नब्ज पकड़ ली थी. इट वॉज रिलीज इन 1979 एंड बिकेम एन इंस्टेंट सक्सेस. 1979 में इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया और बिल्कुल कम समय में ये एक कामयाब प्रोडक्ट हो गया. द वर्ड वॉकमैन बिकम पार्ट ऑफ अमेरिकन कल्चर. और वॉकमैन फिर अमेरिकन कल्चर का एक हिस्सा बन गया, रिप्लेसिंग द वर्ल्ड कैसेट प्लेयर. और फिर जो मैग्नेटिक टेप के कैसेट चलाया करते थे, उस कैसेट प्लेयर को, अपने ही प्रोडक्ट को फिर सोनी ने रिप्लेस कर दिया. बहुत सारे प्रोडक्ट, जेरोक्स कंपनी जो फोटोकॉपियर थी, ऐसे कई ब्रांड वो लेकर आए. फॉर मोरिता द सक्सेस वाज अ फॉर्म ऑफ एविडेंस. और ये जो कामयाबी उनको मिल रही थी, ये सबूत था उनके कामयाबी का और कड़ी मेहनत का. His time spent in America had paid off, and the idea to merge Eastern and Western ideas, focusing on productive tactics, had led to Sony becoming the #1 consumer brand in America in 1988. फिर ईस्टर्न और वेस्टर्न आइडियाज को एक जगह बिजनेस में कैसे लाया जा सकता है, इसका कामयाबी का एक नमूना मोरिता ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रूव करके बताया. और 1988 के आते आते अमेरिका का सबसे बड़ा #1 ब्रांड सोनी बन गया. इट वॉज द फर्स्ट previously unheard of, जिसके बारे में कल्पना करना मुश्किल था. No one could have anticipated a Japanese company outstanding Marlboro or Coca-Cola or other American multinational conglomerate from the top spot. फिर मार्लोबोरो या फिर कोका कोला जैसे कंपनीज को आउटसाइड करना और सोनी को वहां पर टॉप लेवल पर स्पॉट करना, ये इतना आसान काम नहीं था. पर ये पहली जापानीज कंपनी थी जिन्होंने ये करके बताया. इन अमेरिका सोनी वॉज सीन एज अमेरिकन. और ये खासियत थी कि सोनी कंपनी को अमेरिका में अमेरिकन समझा जाता था, जापानीज नहीं. ये उनके ब्रांड की कामयाबी थी. The Walkman has been one of the most successful electronics product ever created, with over 250 million units sold since its debut in 1979. 1979 में जब इसका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ वॉकमैन का, तो 250 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्शन सोनी ने किए. ये कामयाबी की अलग मिसाल थी. Expansion continued and Sony spread from Japan to America to Europe and other parts of Asia. फिर जापान से अमेरिका और अमेरिका से एशिया, ऐसा सफर सोनी ब्रांड करता रहा. इट बिकेम द फर्स्ट जापानीज कंपनी टू बी लिस्टेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली ये जापान की पहली कंपनी बन गई. मोरिता रिमेन्ड convinced that Sony's fortune lay in media, personally believing that technology involved a sense of convergence. He was sure that the film industry, the music industry, and the internet representing the digital age would all inevitably converge to be interconnected. और फिर मोरिता ने इस बात को समझ लिया था कि मीडिया में होना, मीडिया से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को बनाना और इसको इंडस्ट्री के रूप में या फिल्म इंडस्ट्री के रूप में उभारना कितना बड़ा सौदा हो सकता है. इंटरनेट और बहुत सारी चीज़ों को लेकर फिर मोरिता ने अलग अलग प्रयोग शुरू किए. दिस एबिलिटी ऑफ प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, the sense of foresight,
distinguished Morita from his contemporaries, और यही एक विजन था जो मोरिता को उनके समकालीन बिजनेसमैन से अलग बनाती है, and explains why he was capable to influence market, और उन्होंने साबित करके बताया कि वो अमेरिकन, एशियन, जापानीज मार्केट को क्यों प्रभावित कर सकते हैं। Sony bought CBS Record Group and Columbia Pictures Entertainment. कोलंबिया पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, सीबीएस रिकॉर्ड ग्रुप्स, ये नए नए ग्रुप की उन्होंने स्थापना की। वो सिर्फ रिकॉर्डिंग मशीन्स के ऊपर ट्रांजिस्टर पे नहीं रुके, बल्कि द कंपनी वाज आल्सो स्ट्रेंथेंड बाय द सेल्स ब्रॉट इन फ्रॉम द सोनी डिस्कमैन एंड वॉकमैन इक्विवेलेंट फॉर कॉम्पैक्ट डिस्प्लेस। फिर वॉकमैन का दौर गुजरता रहा और फिर सीडीज का जमाना आया, कॉम्पैक्ट डिस्क का जमाना आया, तो उन्होंने फिर डिस्कमैन बना डाला वॉकमैन की तर्ज पर। एंड सोनी हैड सक्सेसफुली एक्सपेंडेड इट्स मीडिया प्रेजेंस एज वेल एट इट्स ग्लोबल प्रेजेंस। और दुनिया में फिर मीडिया के फील्ड में भी सोनी ने अपने ब्रांड को दुनिया के सामने एक्सपैंड किया। In 1994, Morita stepped down as Sony chairman. 1994 में सोनी के चेयरमैन के रूप में फिर वो रिटायर्ड हो गए। He had suffered from cerebral hemorrhage और stroke while playing tennis. टेनिस खेलते समय एक cerebral hemorrhage का वो शिकार हो गए। And from then until his death, Morita was confined to wheelchair. फिर अपने अंतिम समय तक तो वो व्हीलचेयर पर ही रहे। His replacement was Norio Onga, जिस व्यक्ति का हमने इसके पहले उल्लेख किया था, जिन्होंने मैग्नेटिक टेप के बारे में, ट्रांजिस्टर रेडियो के बारे में कंप्लेन की थी, वही नोरियो ओंगा मोरिता को रिप्लेस करते हैं। एंड द सेम मैन हु हैड रिटन अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू मोरिता आफ्टर रिसीविंग द बल्की टेप रिकॉर्डर मोरिता's कंपनी हैड फर्स्ट प्रोड्यूस्ड। Even after stepping down as Sony chairman, Morita continued to live an active life. कंपनी के चेयरमैन से रिटायरमेंट लेने के बावजूद भी मोरिता बाकी जिंदगी में, सामाजिक जिंदगी में सक्रिय रहे। He was a member of the Japan-US Economic Relationship Group and was also the third Japanese chairman of the Trilateral Commission, and he was also invited to be a chairman of the Catherine, a powerful economic organization of highly influential but deeply conservative Japanese industrialists, and due to his stroke, he declined accepting the position of chairman and stayed on as a vice chairman. फिर अपनी दिनों दिन खराब होती तबीयत के कारण फिर चेयरमैन के पद से उन्होंने फिर वाइस चेयरमैन के ओहदे को एक्सेप्ट कर लिया। At the age of 78, Morita passed away from pneumonia, और फिर उम्र के 78वें साल में निमोनिया से उनका देहांत हो गया। In his lifetime, Morita was a recipient of several awards. The United Kingdom's Royal Society of Arts awarded him the Albert Medal in 1982. He was the first Japanese person to receive such honor. अपनी जिंदगी में बहुत सारे पुरस्कारों से उन्हें पुरस्कृत किया गया। He also received an honorary British knighthood. In 1984, he received the National Order of the Legion of Honor for the work strengthening ties between America and Japan and making Japan a formidable presence in the global market. जापान के अस्तित्व को ग्लोबल मार्केट में साबित करने के लिए बहुत सारे नेशनल ऑर्डर से उन्हें नवाजा गया। He was posthumously awarded the Grand Cordon of the Order of the Rising Sun in 1999 from promoting Japanese culture. जापानीज कल्चर को दुनिया में प्रमोट करने के लिए उन्हें फिर ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर से ऑफ द राइजिंग सन से 1999 में पश्चिमली मरणोपरांत उन्हें सुशोभित किया गया। देयर वॉज अ लिटिल डाउट आफ्टर हिज डेथ दैट जापान हैड लॉस्ट इट्स गैजेट गुरु। उनके गुजरने से जापान ने एक गैजेट गुरु को खो दिया था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको भी ऐसा ही कुछ बनने के लिए प्रेरित करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।